दोस्तों नमस्कार। देश किसे चुनेगा, संघ को या फिर संविधान को? उपराष्ट्रपति चुनाव में सबकी नजरें अब इसी बात पर टिक गई हैं, क्योंकि एक बात तो तय हो चुकी है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, उपराष्ट्रपति पद पर जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध अब नहीं चुने जा रहे। सीपी राधाकृष्णन के मुकाबले में विपक्ष ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया है। नहले पे दहला है, तू डाल डाल मैं पात पात, कुछ इसी तर्ज पर इंडिया गठबंधन बीजेपी के मुकाबले, एनडीए के मुकाबले अपने उम्मीदवार का उसके नाम का ऐलान किया है। और मकसद यही है कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहे, साथ ही सत्ता पक्ष यानी एनडीए के सांसदों का सपोर्ट भी उसे मिल पाए। कम से कम उस खेमे में उसने संशय कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। दो तरह की दलीलें चल रही हैं, एक तरफ संघ है, संघ की विचारधारा से जुड़े हुए एक उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति से दूर रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज, गोवा के पहले लोकायुक्त, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे उम्मीदवार हैं पी सुदर्शन रेड्डी। एक तमिल हैं, दूसरे तेलुगु हैं, दोनों दक्षिण से आते हैं और दक्षिण का दांव इस बार दिल्ली की सियासत में चलने वाला है। और पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस दांव पर अपने अपने जो पासे हैं वो बेहद मजबूती से फेंके हैं। एनडीए की जहां कोशिश थी कि सीपी राधाकृष्णन के नाम के ऐलान के साथ वो दो तीर साध ले। पहली तो ये कि चूंकि ये संघ की विचारधारा से हैं तो संघ को संकेत जाए कि बीजेपी और संघ के बीच के रिश्ते अब ठीक हो रहे हैं। एक कोशिश यहाँ की गई। दूसरी कोशिश इस बहाने ये की गई कि बीजेपी उत्तर और दक्षिण की राजनीति को साध सके। तो दक्षिण में चूंकि बीजेपी कमज़ोर है इसलिए, और तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए उन्होंने तमिलनाडु के एक ऐसे शख्स को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जो अच्छे प्रशासक हैं, जिनकी साफ छवि है, वो संघ से भी जुड़े हैं और बीजेपी के वफादार भी हैं। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान कर, और एक मत से इस नाम का ऐलान कर, जिसके ऐलान में ममता बनर्जी भी शामिल हैं और जिनके नाम के ऐलान में आम आदमी पार्टी भी शामिल है, सत्ता पक्ष में एक तरह से संशय की स्थिति पैदा कर दी है। बीजेपी का वोट तो एकजुट रहेगा, लेकिन बीजेपी को जो समर्थन देने वाले दल हैं, जो एनडीए के समर्थक हैं, इसके अलावा ऐसे दल जो एनडीए में नहीं हैं लेकिन ज़रूरत के मौक़ों पर एनडीए को समर्थन देते रहे हैं, उन्हें भी इसे लेकर इस उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद संशय की स्थिति पैदा हो गई है। देखिए, एक उम्मीदवार तमिल हैं, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के। एनडीए को उम्मीद थी कि जब इनके नाम का ऐलान किया जाएगा, ऐलान हम करेंगे, तो इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके इस बारे में सोचेगी, क्योंकि ये तमिलनाडु से हैं, डीएमके तमिलनाडु की पार्टी है, अगले साल चुनाव हैं, तो किस मुंह से तमिलनाडु की जनता को कहेगी कि हमने इन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन नहीं दिया। लेकिन अब जब सुदर्शन रेड्डी जी के नाम का ऐलान हुआ, तो इसमें ये आंध्र प्रदेश में के रंगारेड्डी ज़िले में, जो कि अब तेलंगाना में आता है, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ ये पैदा हुए। तो अब चंद्रबाबू नायडू पे सबकी निगाहें टिकी हैं कि वो क्या फैसला लेते हैं। आंध्र प्रदेश से आने वाले व्यक्ति को क्या वो समर्थन नहीं देंगे? अब सबकी नज़रें वाईएसआरपी पे टिकी हैं। जगन मोहन रेड्डी क्या करेंगे? आंध्र प्रदेश के बेटे को क्या वो समर्थन नहीं देंगे? अब सबकी नज़रें केसीआर पर, तेलंगाना के केसीआर पर टिकी हुई हैं, बीआरएस पर टिकी है, वो क्या करेगी? वो क्या इन्हें समर्थन नहीं देगी? इसके अलावा सबकी नज़रें अब एआईएडीएमके और बीजू जनता दल पर टिकी है। बीजू जनता दल के रिश्ते बीजेपी से, जब से ओडिशा में बीजेपी ने बीजेडी को पटखनी दी है और नवीन बाबू की खराब सेहत का हवाला देकर चुनाव जीता है, तब से उनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं। अब इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में
संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हों या वो चुनकर आए हों, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ कोई व्हिप जारी नहीं होता। सभी अपनी इच्छा के अनुसार जैसा वो तय करते हैं या जैसा उनकी पार्टी तय करती है उसी अनुसार वोट देते हैं। लेकिन चूंकि व्हिप जारी नहीं होता तो कोई भी बाध्य नहीं होता कि इसी लाइन पे वोट करनी है। पार्टी के लाइन का अक्सर लोग फॉलो करते हैं, लेकिन व्हिप जारी, क्योंकि व्हिप कानूनी तौर पर बाध्य होता है, आप उसके अलग नहीं जा सकते, कोई भी सदस्य, कोई भी सांसद। लेकिन इस चुनाव में व्हिप जारी नहीं होगा, तो इन दलों पे नजरें रहेंगी। लेकिन जो अब उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद जो नैरेटिव सेट हो रहा है वो उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। बीजेपी कह रही है कि हमने संघ से जुड़े व्यक्ति को इस पद के लिए चुना है, इस पद के लिए उम्मीदवार बनाया है सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने आज अपना पर्चा औपचारिक तौर पर भर दिया पीएम मोदी की मौजूदगी में, और एनडीए के वरिष्ठ सहयोगी दलों जो हैं उनके वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उनका पर्चा दाखिल किया गया। और कल यानी 21 तारीख को जो नामांकन की आखिरी तिथि है वहाँ सुदर्शन रेड्डी भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो एनडीए कह रहा है कि ये संघ की विचारधारा है और ये बेदाग छवि के हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि सब, और दक्षिण से आते हैं इसलिए सब इन्हें सपोर्ट करें। लेकिन इंडिया गठबंधन वैचारिक इस लड़ाई से बना रही है, और इंडिया गठबंधन का कहना है कि ये संघ बनाम संविधान है, क्योंकि एक तरफ संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने संविधान, जिनकी विचारधारा है, जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं, और जिन्होंने गोवा के पहले लोकायुक्त के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, चूंकि राज्यसभा वो उच्च सदन है, और उच्च सदन में अभी लोगों ने जगदीप धनखड़ को भी देखा है, जिनके कार्यकाल की वजह से, जिनकी कार्यप्रणाली की वजह से कई आरोप लगे, और विपक्ष ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस भी दिया। इकलौते ऐसे उपराष्ट्रपति, सिटिंग उपराष्ट्रपति जिन पर कि महाभियोग लाने का, ऑब्वियसली वो सिटिंग ही होंगे, मतलब जो पद पे रहते हैं तभी महाभियोग लाया जाता है। तो एक ऐसे उपराष्ट्रपति जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया, तो क्या उच्च सदन इसी तरह चलता रहेगा? संघ की विचारधारा से जुड़े व्यक्ति उच्च सदन में विपक्ष की मांग को दरकिनार करते रहेंगे? एक निष्पक्ष तरीके से सदन का संचालन नहीं होगा? या फिर एक ऐसे संविधानविद, एक ऐसे व्यक्ति उच्च सदन की गरिमा को बढ़ाएंगे जिन्होंने हमेशा संविधान की रक्षा की है? तो ये संघ बनाम संविधान का मुद्दा, ये नैरेटिव सेट हो गया है। लेकिन बीजेपी इसे राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद पर ले आई है। राष्ट्रवाद इसलिए क्योंकि वो कहती है कि संघ की विचारधारा राष्ट्रवाद की विचारधारा है। नक्सलवाद इसलिए क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के तौर पर सुदर्शन रेड्डी जी का कार्यकाल रहा था, उस वक्त उन्होंने एक जो फैसला दिया था, वो छत्तीसगढ़ में सलवा जुर्म को ख़त्म करने को लेकर, इसे लेकर बीजेपी उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि ये फैसला नक्सलवाद के खिलाफ जो सरकार की कोशिशें थी उसे कमज़ोर करने वाला साबित हुआ था। उस वक्त तो ये बातें नहीं कही गई, लेकिन अब ये बातें कही जा रही हैं और इसे नैरेटिव बनाया जा रहा है। हालांकि जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस वक्त मानवाधिकार का हवाला देते हुए, गरीबों की रक्षा का हवाला देते हुए यह फैसला दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि आदिवासियों के बच्चों को स्पेशल पुलिस फोर्स की जो है वो बहाली उसमें नहीं की जाएगी नक्सलवाद से लड़ने के लिए। मानवाधिकार के हनन का जिक्र इसमें किया गया था, और ऐसे ही बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था और सलवा जुर्म को ख़त्म कर दिया था। तो अब बीजेपी नक्सलवाद को लेकर उन्हें मरने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी का ये दांव उस वक्त उल्टा पड़ जाता है जब गोवा में बीजेपी के ही मनोहर पर्रिकर, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने इन्हें पहले लोकायुक्त के तौर पर गोवा में बुलाया था, और गोवा के पहले लोकायुक्त बने थे सुदर्शन रेड्डी जी। तो कोशिशें हो रही हैं नैरेटिव करने की, ये बताने की कि उनका उम्मीदवार बेहतर है। लेकिन जिस तरह से
विपक्ष ने ये उम्मीदवार को खड़ा किया है, एक राजनीतिक से दूर व्यक्ति, संविधान को मानने वाला, संविधान की रक्षा करने वाला व्यक्ति, वो वाकई एनडीए के समर्थकों के लिए भी एक तरह से उसमें उन्हें सोचना पड़ रहा है कि आखिर अपने होम फ्रंट पर वो क्या कहेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव या राष्ट्रपति पद का चुनाव ऐसा होता है जिसमें कई बार अतीत में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जब गठबंधन से अलग होकर भी दलों ने अपनी भूमिकाएं ली हैं। उन्हें जैसे प्रतिभा पाटिल का नाम जब राष्ट्रपति पद के लिए लिया गया था, उम्मीदवार के तौर पर सामने आया था, तो शिवसेना ने उस वक्त उनका समर्थन किया था। उसी तरह प्रणब मुखर्जी के मामले में भी कई पार्टियों ने समर्थन किया था। उसी तरह जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति बने थे तो ममता बनर्जी ने उनका विरोध न करते हुए चुनाव में वॉकआउट किया था, चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। तो मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भले ही आंकड़े सत्ताधारी दल के पक्ष में हो, एनडीए के पक्ष में हो, लेकिन एक रोचक स्थिति तो विपक्ष ने ज़रूर पैदा कर दी है, और ख़ासकर उस नैरेटिव पर जो संघ की नैरेटिव है, और संघ जिसके बारे में पहले से पता है कि वो संविधान को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था, देश के संविधान को, क्योंकि वो मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। उन्होंने तिरंगे को अपनाने में बहुत देर की थी, क्योंकि वो उनके हिसाब से उनका 3 रंग अशुभ था, भगवा को झंडा नहीं बनाया गया था। तो संघ की सोच बनाम संविधान की सोच, इसे लेकर अब मामला सामने है। बीजेपी इसे राष्ट्रवाद बनाम कुछ और नक्सलवाद करने की कोशिश कर रही है। अब देखना है कि सांसद देश हित में अपने विवेक से क्या फैसला लेंगे। वैसे आंकड़े एनडीए के पक्ष में हैं, लेकिन अगर सहयोगी दल अपना मन बदलते हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर लिखिए। धन्यवाद बहुत बहुत।